औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। हम ऐसे मेहमानों को आपके सामने बुलाते हैं, उनको ज़हमत देते हैं अपने स्टूडियो में, जिन पे हमें फ़ख्र होता है कि वो पाकिस्तानी हैं, और हमें फिर उनको देख के फ़ख्र होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कायम है, और ना सिर्फ पाकिस्तान कायम है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त है। आज भी हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को ज़हमत दी है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, यकीनन आप सब जानते हैं, उनके काम से वाकिफ़ हैं, ना सिर्फ उनके काम से वाकिफ़ हैं बल्कि उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब। आप बानी हैं, CEO हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला, क्योंकि आप लोग बहुत मसरूफ़ लोग हैं और आप जब वक्त देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात होती है। नई बात, मसरूफ़ियत तो हर इंसान की, आपकी भी है, हमारी भी है, लेकिन बात यह कि किस मकसद के लिए दी जा रही है। तो आपका मकसद ही तो है। हाँ, बस उसी मकसद के लिए और उसकी तरह उसको आगे बढ़ाने के लिए है, तो यही तो वक्त निकालना पड़ता है उसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने तो यकीनन वक्त निकाला, और आपने ऐसा वक्त निकाला कि वो हमारा, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की मुश्किल वक्त निकल गया आपके वक्त की वजह से। और जो काम आप कर रहे हैं, इंडस हेल्थ नेटवर्क जो अब हो चुका है, जो इंडस हॉस्पिटल था, हम इस पे बात करते हैं। आपने ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर आपने पाई, और फिर आगे आप लेके चल रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन हमारे देखने वालों के लिए थोड़ी सी, हम अगर आपके पहले उस बात कर लें कि ये जो जज्बा है, खिदमत का जज्बा या कुछ करने का जज्बा, ये बचपन से ही कहते हैं ये होता है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कहते हैं जरासीम मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद थे पहले से आपके अंदर? बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना, वो आपके घर की तरबियत का होता है, आपके वालिदैन का होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने आपकी तरबियत की होती है, वही चीज़ें आपके अंदर पैदा होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप बात करें, वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कर रहा, और मैंने कहा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? कहते नहीं पढ़ता, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप नमाज ना करें, बच्चे ना करें। जिस घर में नमाज होती है ना, तो वो बच्चा अभी साल 1.5 साल का नहीं होता, तो वो आपको किसी तरीके से सजदा करना है, वो लगा रहता है आपके साथ। और ये आप ये देखते हैं, जहाँ नहीं हो, ये हो नहीं सकता कि आप ना करें और आप कहें कि बच्चों को ज़बरदस्ती कराएं, को नहीं होगा, और अगर आप कर रहे होंगे तो वैसे ही हो जाता है इसमें। तो मेरी खुशकिस्मती तो यही थी कि पहले तो हम सबकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया, ठीक है ना। फिर ये हो कि आपका एक घराना भी आपका दीनी हो, और जहाँ पर उसमें तो वो मेरे शुक्र है कि मेरे वालिदैन दोनों ताजुद गुज़ार थे माशाअल्लाह। तो वालिद साहब जो थे मेरी, उनकी एक आदत थी कि दुआ बावाज़ करा करते थे। अपने बहन भाई, उनके बच्चों के नाम ले लेकर और अपने बच्चों के नाम ले लेंगे। तो मैंने तो सारी उम्र अपने लिए सिर्फ एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। अब उसके लिए न पैसे के लिए, न शोहरत के लिए, न इज़्ज़त के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। माँ बाप की दुआ यकीनन मतलब उससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। और अच्छा, घर में आप जब जिस घर में रहते हैं, उस घर में भी उसके असरात होते हैं ना, कि वालिदैन ठीक है दुआ तो कर ही रहे हैं, लेकिन वालिदैन की तरफ से भी बाय बर्थ आ रहा होता है कि वो भी लोगों की मदद करना, लोगों के लिए कोशिश करना, ये मौजूद होती हैं चीज़ें। डेफिनेटली होता ही ऐसे ही है कि वालिद साहब भी मेरे, हमें एक मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक़ था, और मेरे वो बड़ी फैमिली थी मतलब, और मेरे ओरिजिनली मैं पेशावर से हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी पैदाइश कराची की है और तालीम सारी कराची की है। मेरे बाकी सारे चचा मामू को सब पेशावर से, बड़ी फैमिली थी, ठीक है। तो हमारे घर से शुरू से मेहमानदारी रहती थी कि जी, उस ज़माने में आपको पता है कि कराची से इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसने बाहर जाना है तो यहाँ से होके जाना है। तो जो भी आना है वो पहले डॉक्टर बारी के घर आना है, हमारे घर पे आएंगे, हमारे पास रहेंगे। किसी ने यहाँ पर नौकरी के लिए आया है तो अपना कोई कज़न है वो यहाँ पर आ गए, उनसे मुलाकात। तो एक माहौल था कि जिसके अंदर मदद करने एक दूसरे की थी, इसलिए। और वो वाकई वो मैंने यही कहा ना कि उनकी तरबियत और जो है ना। मतलब आपके कितने भाई बहन हैं आप, और आपका नंबर क्या है? 7 भाई थे और 4 बहनें। मेरा नंबर जो है, मेरे बड़े भाई बीच में मुझसे 2 छोटे हैं और 4 मुझसे बड़े थे। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी एजुकेशन कराची से ही है थ्रू आउट? कराची से।
आपने स्कूल कहाँ से और कॉलेज कहाँ से पहले किया? स्कूल मैंने जो क्लास 8 तक मैंने जुफलस्ट हाई स्कूल से किया था। ये एक मिशनरी स्कूल था सोल्जर बाज़ार के अंदर, और फिर वहाँ साइंस नहीं थी तो फिर मैं स्प्रिंगफील्ड से मैंने मैट्रिक किया था कासास पे KD स्कीम 1 में। फिर आदमजी साइंस कॉलेज से मैंने FSC किया और डा मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी मेडिसिन किया। मेडिसिन किया, और वहीं से फिर आपने ये एक सिलसिला शुरू किया, वहाँ से कह सकते हैं फलाही काम का। भलाई काम उससे देखें, जैसे स्कूल में था तो जो प्लस में भी था तो चीफ प्रीफेक्ट था, स्प्रिंगफील्ड में भी आया तो चीफ बॉय था, फिर आदमजी साइंस कॉलेज में भी सोशल एक्टिविटीज़ में रहा, वहाँ पर भी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर गोल्ड मेडल मिला। फिर यहाँ आ गए तो यहाँ से फिर PWA का सिलसिला शुरू हुआ, ब्लड बैंक बताया। तो वो शुरू से वो कहते थे कि आपकी तरबियत वहीं से शुरू हो गई। मतलब आप हर जगह आपने लीड ही किया है, और हर जगह आप लीडर ही रहे हैं। आज भी आप माशाल्लाह आप लीडर हैं, आप लीड कर रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप वो बचपन से ही इस बात का तय था कि बस मुझे कहीं जाना है और बस वो यहाँ जाके हासिल कर लेना, हासिल कर लिया, ये भी है वाकई भी बहुत कुछ। अगर सोचा जाए, क्योंकि हम इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो कहीं रुकते नहीं हैं। मतलब अब एक टारगेट सेट करते हैं, ये करूँगा, वो कर लिया, अब क्या करें, अब क्या करना है, तो ये है। अच्छा, इस किस्म के लोग रुकते नहीं है, लेकिन इस किस्म के लोग मतलब जिस शख्सियत से आपको देख के लगता है मतलब लोगों के लिए कुड़ना, इसमें एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार ये बंदा क्यों इतनी मुश्किल में है, यार चलो उसको थोड़ा सा निकाल के लाते हैं, इसको सही करते हैं। वो कहते हैं, बाद हमारे दोस्ताद वगैरह कहते हैं यार ऐसे लोग ना खर दिमाग होते हैं, उनको अपनी फिक्र नहीं होती, दूसरों की फिक्र होती है। लेकिन वो बहुत हर्डल्स भी उनके पास होती है, उनको बहुत चोट भी लगती है उनके दिल को जब वो लोगों की खिदमत की कोशिश करे, तो वो वाक़यात भी हुए होंगे यकीनन। देखिए वो जो ये हसास लोग होते हैं, खल दिमाग नहीं होते। खल तो आप समझते हैं क्या है। हाँ खल किसको कहते हैं, ठीक है, चलो आप उसको वो हाँ, तो ये बेसिकली है, एहसास वाले लोग होते हैं, हसास लोग होते हैं। और चोट भी ज़्यादा उन्हीं को लगती है। और चोट, देखिए चोट तो हर काम में लगती है, चाहे आप वो ना हो, जो भी काम करेंगे चोट लगेगी। लेकिन इस चोट में जो है ना, आपको तकलीफ नहीं होती, मज़ा आता है। मज़ा आता है। नहीं, ऐसा होता है ना कि मतलब हम देखते हैं लोगों को, आपके साथ मुझे नहीं पता कि ऐसा गुजरा क्या नहीं, कि जब आपको कहा जाए कि यार तुम सुबह 8 घंटे की 10 घंटे की नौकरी करके आ रहे हो और अब ज़रा जाके तुम इस मरीज़ के लिए दौड़ रहे हो, उसके लिए भाग रहे हो, तो तुम्हारा क्या मतलब है यार, तुम्हारे घर वाले नहीं है। तो ऐसे वक्त भी तो आता ही होगा, और कहने वाले कोई दूर के नहीं होते, वो करीब के ही आसपास के लोग हो रहे होते हैं। उस वक्त क्या एहसास होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, क्या सोचते हैं यार इनकी बात मान लूँ, ये कैसे अपने आप को तैयार करते हैं कि ठीक है यार ये जो कह रहे हैं कहने दो, मैं अपना काम करूँगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जो कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दिया है ना, वो अल्लाह की मेहरबानी है, उसके कुछ है। तो मैं अल्लाह ताला ने जो दो कान दिए हैं ना, उसका सही इस्तेमाल करता हूँ। और दो कान दिया तो सही इस्तेमाल करता हूँ, यकीनन आप। और इसको मतलब ये कहाँ फिल्टर है, किसको रोकना है, किसको जाने देना है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, और जो जिसको रोकना है उसको बीच में रोक लेता है। हाँ, लेकिन आपने ख्याल में ऐसा ही रोका है कि आपने कहा बस ठीक है, मेरी सेहत पे कोई असर ना पड़े रोकने का, इनको कोई पता ना चले। देखिए सेहत पे क्योंकि दिल पे लगती है ना, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ साहब कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आपकी मिसाल मौजूद है, डॉक्टर अदीब रिजवी की हमारे सामने मिसाल मौजूद है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे के अंदर ऐसे लोग होना एक हुस्न है बहुत बड़ा इस माशरे का। लेकिन इस माशरे का अलमिया ये भी है कि ऐसे लोगों को ना अजीब नज़रों से देखा जाता है कि यार ये क्या, मतलब घर वाले तो है ही नहीं, घर के लिए टाइम ही नहीं है इसके पास, ये तो बस बाहर ही घूमता रहता है। और आपको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि आप तो मतलब हर वक्त दूसरों के लिए घूमते रहते हैं। वो भी है, और घर को भी बैलेंस रखता है इंसान उन चीज़ों को। देखें आपने किस वक्त क्वालिटी टाइम देना है, वो आपने देखना होता है। और ये देखिए इस किस्म के काम बग़ैर जो है ना कुर्बानी के नहीं होते। और उसमें फिर ये होता है कि आप अगर अपने जो आपके फैमिली के साथ आप उसको इन अलाइनमेंट करके करते हैं तो उसका मज़ा डिफरेंट हो जाता है। बाकी यकीनन जो कुर्बानियाँ दी हैं फैमिली ने, अगर वाइफ मेरी और बच्चे वो ना करते तो आज मैं यहाँ ना होता। फैमिली सपोर्ट बहुत है, सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। और वो उसी वक्त होती है जब अलाइनमेंट में आते हैं, जब उनको पता होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और एक दूसरे से सीखता है इंसान,
लेकिन ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है एक बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसमें आपको बिल्कुल एडजस्टमेंट होती है, देखिए बिल्कुल ही, और आपको ख्याल करना पड़ता है, कहीं आपको झुकना पड़ता है, कहीं उनको झुकना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ और मैं बज़मला कहता हूँ कि मुझे जन्नत में जाने में ज़्यादा हाथ मेरी बेगम साहिबा का है। माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। और यकीनन अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको नहीं होती तो आप इतनी आसानी से सारे काम नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब, एक हम बात करते हैं, चलें अब आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप आते हैं, इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखते हैं। ये अचानक ख्याल आया है या कोई प्लानिंग हुई या कोई वाक़या जिसने आपको इस तरफ राग़िब कर दिया कि भाई चलो यार एक बेड का अस्पताल ही शुरू कर दें, और आज वो? देखें सर, ये सवाल ज़रूर आता है और हर वक्त हर आदमी पूछता है कि क्यों, अचानक क्या हुआ था। ये बेसिकली लोगों की जो हालात देखते हुए, जो पब्लिक सेक्टर में काम किया, लॉ मेडिकल कॉलेज से किया, तो उसके साथ सिविल अस्पताल, उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल जो है ना बहुत ही बुरे हालात का होता था, जो वहाँ पर बिस्तर और डॉक्टर तो मिलता था, बाकी आउट ऑफ पॉकेट होता था। तो जिसके पास थोड़ा भी पैसा होता था वो प्राइवेट में ही करता, तो वो वहाँ नहीं आता। तो ज़्यादातर गरीब तरीन लोग आते थे, और मेजॉरिटी आपके पाकिस्तान, कराची से बाहर के लोग, इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, आज भी आते हैं, आज भी आते हैं। और लेकिन आज तो बहुत बेहतर हो गया। उस ज़माने का सिविल और आज के ज़माने में तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आया है, कोई भैंस बेच के आया है, कोई घर बेच के आया है। और बहुत सारे जवान औलाद के लिए वालिदैन को ये कहता सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि उसको इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बात ये आदमी कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उनके पास एक था कि जी एक को बचाते हैं तो 8 घर में बांधते हैं। तो ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दें और 8 को बचा। लेकिन वो क्या दिल होगा माँ का जब ये बात कह रही है। बिल्कुल। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं लोगों के, जो माशी हालात हैं, उसमें बहुत ही बुरे हालात हैं कि तो वहाँ रहते हुए जिसमें भी थोड़ी सी हिस्स हो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने, आपको याद होगा कि हमसे सीनियर लोग थे, उन्होंने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी, और मैं भी इसको ज्वाइन कर लेते 80 में। और उस वक्त तक जो ब्लड बैंक होता था वो सिविल हॉस्पिटल का जो होता था, उस ज़माने में ब्लड डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लोग वॉलंटरी ब्लड देते नहीं थे। मतलब एक मरीज़ आया, 50 से अटेंडेंट्स आते हैं, ब्लड मांगा, सब गायब। लोग डरते थे, अजीब अजीब से वो मशहूर थे कि ब्लड दे दिया तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। तो वो सोर्स ऑफ ब्लड जो होता है वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे। हाँ, वो सारे ब्लड लेटे होते थे। तो ये एक स्ट्राइक पे चले गए थे 81 में। हिरोन जी? हाँ, हिरोन जी भी स्ट्राइक कर गए थे, ये भी बड़ी पैसे बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब ये हिरोन की भी एसोसिएशन थी उस जमाने में कोई? नहीं, असल बात ये उनका जो ठेकेदार होता था ना, असल तो वो गड़बड़ कर, पैसे तो उसके पास जाते थे, इनको तो बस सिर्फ नशा मिल जाता था। अच्छा। तो उसकी वजह से बहुत अमवात हुई थी, और क्योंकि क्या हम लोग आपस में दोस्तों को मोटिवेट किया कि ब्लड दे दो। मतलब हिरोंचियों ने अगर ब्लड नहीं दिया तो उसकी वजह से सिविल हॉस्पिटल के मरीजों की अमवात हो गई? जी, मरीजों के लिए ब्लड नहीं मिलता था, वरना आपको उनके अटेंडेंट भी नहीं दे रहे थे, और ब्लड वहाँ नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली और हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ब्लड बेचा करते थे। उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ। डॉक्टर साहब, वैसे इस पर एक सवाल ये भी बनता है, आप तो डॉक्टर हैं, थोड़ा सा मैं दोबारा आऊँगा इस तरफ, लेकिन पहले सवाल कर लूँ, मैं भूल जाऊँगा। हिरोंची के अंदर इतना खून होता है? खून तो नहीं होता था ना, मैंने यही कि आप सोचे ना कि हिरोंची क्या निकलता होगा, खून देता हफ्ते में 2 दफ़ा अगर ब्लड बेचे, एक सेहतमंद आदमी 3 माह में 1 दफ़ा दे सकता है। तो वो उसको वो निकालते थे सामने, बाहर से सलाइन लगा देते कि वॉल्यूम तो मेंटेन करना है, तो उसका हीमोग्लोबिन भी कुछ नहीं होता था। और उसके अलावा, उसके बाद ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, सिफिलिस है। तो जो वो हमने बीज बोए थे, आज उसका हम फ्रूट काट रहे हैं इसका। तो फिर हमने वो हड़ताल जो थी था, उसने फिर हमको हिलाया। हमने कहा यार कि हम होस्टेज नहीं हो सही लोगों के साथ, अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। तो पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक इंडस में जब 1982 में बना सिविल हॉस्पिटल में, और PWA ने बनाया, इस मुल्क का पहला था, और वॉलंटरी बेसिस पे था। बड़ा मुश्किल काम था लोगों को मोटिवेट करना, जाके ब्लड दो। 1 यूनिट जिस दिन चला जाता था, जिस दिन 2 जाते थे पार्टी करा करते थे, आज 2 चले गए। तो इतना मुश्किल काम था कि जैसे मुझे एक पठान औरत याद है, लिवर रूम में
मौत अजीज की कैफियत में थी, ब्लीडिंग की वजह से। कॉल आई तो मैंने ब्लड अरेंज करने के लिए कहा, मैं वहाँ पहुँच गया तो उसका शौहर बाहर मुझे मिल गया। तो उससे मैंने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी मर जाएगी, तुम खून दे दो। अच्छा, तो पहले उसका रिएक्शन आया ना कि पठान होते बड़े सिंपल है, तो कहने लगे हाँ आपको एक्सट्रीम मिलते हैं पठान। जी जी जी, एक सादे होते हैं, एक रोड तोड़ता है वाला है, और एक जो इस पोजीशन में पहुंचता है तो वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे होता है। तो पहला उसका रिएक्शन है कि डॉक्टर साहब मैंने खून दिया तो ये तो मेरी बहन हो जाएगी। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता। तो मैं इसको समझा बुझा के ब्लड बैंक की तरफ ले जा रहा था, तो रास्ते में उसका बूढ़ा बाप मिल गया। उसने उससे मुझे कहाँ जा रहे, उसने मैं खून देने जा रहा हूँ। अब बाप अड़ गया कि तुमने खून दिया तो मैं अपना दीवार, जैसे वाला स्पेशली पत्थर की दीवार है, मैं अपना सर मारूंगा, अपने आप को मार लूँगा। अब उस बाप को मैं समझा रहा हूँ, बाबा जी आपकी बहू है, मर जाएगी। कहते मर जाए दूसरी आ जाएगी। यार देखिए, तो इन हालात में हाँ, तो जबकि इतना करीबी रिलेशन है, उसको समझाना मुश्किल है, तो एक आम आदमी के लिए गया। तो इसलिए फिर, लेकिन आज वही ब्लड बैंक ढा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं, 275 यूनिट्स पर डे जाता है, प्रोफेशनल डोनर्स ख़त्म हो गए। एक आपने स्टेप लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो पहला पत्थर, हाँ, वो बहुत मुश्किल वक्त है जो आपने उस वक्त शुरू किया सब, क्योंकि वो कोई आसान लम्हा नहीं होगा, नहीं मुश्किल था बिल्कुल। कोई सब कुछ करते अच्छा, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, कोई लोग जानते नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि 1986 पे बोरी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी, जिसमें कोई 75 लोग शहीद, कराची का पहला ब्लास्ट था हाँ, शायद। पहला ब्लास्ट, और कोई 450-500 लोग जख्मी थे। मैंने हाउस जॉब शुरू किया था, जैसे कॉल आई हम इमरजेंसी पहुंच गए थे। तो जो इमरजेंसी बहुत छोटी होती थी, बुरे हालात होते थे उसके। तो जब इन्फ्लक्स शुरू हुआ तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, डेड बॉडीज़ के साथ साथ फिर उसमें से ज़ख्मियों को निकालना और उनको फिर ट्रीट किया, फ्रेश पे ट्रीट किया। लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात नज़र आई, वो ये थी कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए खून देने के लिए। मतलब ये इसमें कितना पीरियड, मतलब आपने एक दफ़ा ब्लड बैंक कायम किया तो कोई देने को तैयार नहीं है, फिर अब यहाँ पे लाइन 86 पे आ गए, 4 साल हो गए। 4 साल में 4 साल में अब ये आ गया, मतलब रायमा इस हद तक आ गई थी। दूसरा फिर ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की, ट्रिप्स की। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये एक अजीम कौम है। बेशक, क्राइसिस में इससे बेहतर कौम मैंने नहीं देखी। आप चाहे 2005 का सैलाब देख लें, कोविड में देख लें, बिल्कुल जिस तरीके से रिएक्ट करती है कौम, तो सलाम है इस कौम को। बस दुआ ये है कि हम हालात में भी हम वैसे ही हो जाएं जैसे क्राइसिस में। एक दुआ ये भी है कि इस कौम को लीडर भी ऐसे मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। लेकिन यह है कि वो कहते हैं जैसी आवाम वैसा। आवाम तो बहुत अच्छी है, देखे ब्लड जरिए लाइन लगा के खड़ी हुई, कुछ तो होगा ना। अच्छा खैर, फिर तो सब आगे चलते हैं। तो तब उसके बाद जब हम क्राइसिस से निकले तो हमने कहा इसको नया बनाते हैं। तो ऐसे शायद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट के पास जब पहुँच गए थे, उनसे हमने कहा कि हमको इमरजेंसी का, तो 100 बेड की इमरजेंसी का पूरा प्लान बनाया गया सिविल में ही, और कोई 36 लाख का बजट बना था। और फिर हमने पैसे जमा करने शुरू। ये 86 में 36 लाख का ये 86। तो उस वक्त ये था कि हमें कुछ वहाँ पर एक कोई उसी बोरी बाज़ार में कोई फोटोग्राफर था, उसके पास उस वहाँ के तस्वीर मौजूद थी, तो हमने उससे वो पिक की। फिर उस ज़माने में तो स्लाइड्स बनती थी, कैरोसेल पे होता था, वो हमने बनवाई। और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास हम गए। अच्छा। और उनको हमने प्रेजेंटेशन दी। मतलब बहुत हौलनाक तस्वीर थी, आग लगी हुई है, खून फैले हुए हैं, इस इंसानी आज़ाद जो है ना इधर उधर पड़े हुए हैं, ऊपर तारों में लटके हुए हैं, दरख्तों के उस पर लटके हुए थे। और फिर हम इनको मनी बॉक्सेस देते थे कि आप जमा करें पैसे। तो 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। 24 लाख रुपए बच्चों ने जमा किए। ये 86 की बात बता रहे हैं। 87 में हमने इनॉग्रेशन किया। और वो जो पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी कौम। और वहाँ पर ये बच्चे जो है ना, मुझे एक दफ़ा मैं यही शहीदी मिलत पे कहीं से जा रहा था वॉक करने, तो एक बच्चा साइकिल पे आया था, तो वही उसके पास वही डोनेशन बॉक्स था। उसने सर ये सिविल हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी बना दी है, इसको डालें। तो मुझे लगा कि यार, तो 24 लाख में से 3 लाख जो है ना वो कॉइन्स की सूरत में थे। ओह,
5 पैसे 10 मुझे तो पैसे। आज एक बात अभी ये भी ख्याल आ रहा है कि हो सकता है आपकी बात सुनने वालों में उन बच्चों में से कोई मौजूद हो जो सुन रहा हो। मैं अभी बताता हूँ उसका भी एक। हाँ नहीं अच्छा। 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने 1 रुपये का कॉइन सबसे बड़ा होता था। हम्म। ये 40 बोरियाँ थी ओहो। और इनको फिर आपको पहले 100 रुपए के वो बनते थे। स्टैक बनाए गए, सब वॉलंटियर्स बैठे, फिर बुल्टन मार्केट में जाके चेंज कराया उसको। तो ये सारी चीज़ें देखी। बहुत आला। तो लेकिन इस दौरान जो है ना PWD ने हमें बड़ा तंग किया था, क्योंकि वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर उनका होता था। कुछ लाइंस को शिफ्ट करना था उन्होंने वहाँ से गटर लाइंस को, तो बड़ा टाइम लगाया। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो हम सब लोग देख रहे थे कि कल इनाग्रेशन है, इमरजेंसी का बोर्ड लग रहा है। तो तब मैंने कहा अपने साथियों को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आपने वो ख्वाब देखा 87 में, वो जो शर्मिंदा ताबीर हुआ 2007 में जाके। और आज न जाने कितने मतलब हज़ार या लाख लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि ऐसा ख्वाब था वो। आपने वो बात की कि कोई सुन रहा होगा या कोई बच्चा, हमारे पास हमारी जो कंपनी सेक्रेटरी इंडस हॉस्पिटल में भी, और वो हमारी फाइनेंस की भी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले होंगे तो उनके पास एक सर्टिफिकेट, जो हमने बच्चों को सर्टिफिकेट दिए थे, तो वो क्लास 7 में थी, जिस पे ज़फ़र ज़ैदी मेरे साथ हैं, उनके साइन थे और एक और साइन थे, जो सर्टिफिकेट दिया गया था उनको ये जमा करने के ऊपर। तो वो अब यहाँ पर आके हमारे पास काम कर रही थी। अच्छा। अभी भी हैं? अभी उनके चले गए, उन्हें कहीं और ज्वाइन किया। लेकिन वैसे मैं इस पॉडकास्ट के से तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा अपने व्यूवर से कि अगर आप में से कोई लोग ऐसे मिलते हैं हमारा इंटरव्यू सुनने के बाद और आप जमा होते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम आपको लेकर आएंगे डॉक्टर साहब के सामने। इंशाल्लाह साहब हम आपको मिलवाएंगे। 87 के लोगों से आज तो कोशिश करेंगे। ये आपको लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सस्टेन कैसे करेगा। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि जी सस्टेनेबिलिटी। और जब शुरू कर रहे थे तो उस वक्त भी लोगों का यकीन तो था नहीं कि जी ये नहीं चल सकता। 99.99% लोग ये कहते थे ये नहीं चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अस्पताल कैसे चलेगा, क्वालिटी हॉस्पिटल कैसे चलेगा। हमारा जवाब देखिए, इंडस की जो बुनियाद है ना वो यकीन के ऊपर है, और यकीन यहाँ से, यकीन यहाँ से कि जी अल्लाह करेगा। जब मैंने ये कह दिया कि अल्लाह करेगा तो मेरे पास अगर मगर लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला कहता है तौहीद की बात करो मैं तुम्हें दूंगा सब कुछ। आप लेके चल दिए, आपने एक इतना बड़ा बना दिया। डॉक्टर साहब हम आज अपने मुल्क के अंदर सेहत के शोबे पे बात करते हैं। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहे हैं, आप अभी भी सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे हम जो सवालात खड़े होते हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो बुनियादी सहूलत है ना इस वक्त, सेहत एक आम आदमी की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उसको वो काम नहीं कर पा रही। और आप चूँकि आप देख कर आएँ कहीं ना कहीं बहरहाल मसाइल भी हैं गवर्नमेंट के पास, वो वसाइल नहीं है, ये हकीकत है। वो चाहती है करना लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है। लेकिन जैसा हमने PW का जिक्र किया था शुरू में, कहीं ये हर्डल्स भी तो हैं, आपने देखे होंगे वहाँ। नहीं, हर्डल्स तो डेफिनेटली हर काम में होते भी हैं, उनको हैंडल करना कैसे होता है वो होता है। देखिए एक दफ़ा हम लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि प्रायोरिटी क्या है, और हेल्थ का बजट अगर बढ़ेगा नहीं तो हेल्थ आप नहीं ठीक कर सकते। बहुत कम बजट के ऊपर हम काम करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन के बजट को बढ़ाना होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। सर तो हम मतलब आप जो बात कह रहे हैं तो हेल्थ और एजुकेशन के बजट को बढ़ाना होगा, मेरे ख्याल में शायद हमेशा से ये सुनते हुए आए हैं कि बढ़ाना होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो अफराद या वो सियासतदान जो कि अपोजिशन में रहते हैं वो भी ये बातें कर रहे होते हैं, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो वो नहीं बढ़ाते। तो ना बढ़ाने की वजह क्या, क्या है नहीं फंड उनके पास? जब आगे देखते हैं तो ये तो फाइनेंस वाले ही ज़्यादा बताते हैं। हाँ, लेकिन चूँकि आप राब्ते में रहते हैं इसलिए मैंने क्या है करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एक निज़ाम बिगड़ा हुआ है सालों का, मतलब दहाइयों का, उसको ठीक करने के लिए आपकी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। प्रायोरिटी सेट करने के आपके पास पैसे कम होते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जो भी एक औरत जो अनपढ़ होती है उसको जितने पैसे मिलते हैं वो उसमें घर भी चला देती है और थोड़ा सा बचा भी लेती है। ना वो FCA किया हुआ है, ना कोई इकोनॉमिक्स की डिग्री है उसके पास। सबसे बड़ी मईशत दान है वो।
तो आगे जाके क्यों नहीं हो सकता? तो मतलब इसमें चीज़ें वाज़ेह विल का इशू है, विल का भी इशू हो सकता है और चैलेंजेस भी होंगे डेफिनेटली। लेकिन मतलब चैलेंजेस तो अब जैसे मिसाल का अगर मैं डॉक्टर बारी की बात करता हूँ, डॉक्टर बारी के सामने जो चैलेंजेस थे उसके बाद अचीवमेंट्स हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये कि डॉक्टर बारी ने एक फ़ैसला किया और एक विल थी और फिर चलते चले गए और आगे हासिल करते चले गए। अरे एक तो ये है कि डॉक्टर बारी ने अकेला नहीं है, नहीं ठीक है, आपके मतलब साथ टीम मिल गई, लेकिन टीम सब देखिए। यकीनन टीम नहीं होती है या आपके बगैर लोग नहीं हो नहीं हो सकता। सकता था, मुमकिन नहीं है बिल्कुल। कि आपके साथ लोग मिलते गए। लेकिन डॉक्टर साहब लीडर एक बहुत है ना, लीडर के अंदर क्वालिटी होती है कि वो लेके चीज़ को आगे चलता है। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ में ऐसा लीडर नज़र नहीं आता, मतलब हमें वहाँ नज़र नहीं आता कि वो क्या है यार मेरे पास 5 साल है ना यार, मैं 5 साल में ये काम करके जाऊँगा। NICVD हमारे सामने एक बहुत अच्छा इदारा है कराची का, हम मानते हैं इसको, इस बात को। सिंध गवर्नमेंट सेहत के शोबे में बहुत कुछ कर भी रही है, इससे भी इनकार नहीं है। हमारे पास हमको भी इंडस को भी पार्टनर है वो, मेजर पार्टनर। हाँ, इंडस कराची में इंडस कराची उनकी मेजर पार्टनर है, उनकी कंट्रीब्यूशन वो है उसको, और वो हमें इतना इशू नहीं होता है। लेकिन ये कि लेकिन अपने processes अस्पताल जो है ना, अपने अस्पताल नहीं करवा रहे। मैं आबादी शहीद की अगर मैं बात करूँ, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की बात करूँ, मैं न्यू कराची का सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, लियाकताबाद का सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, कोनंगी का है, तो वहाँ अभी भी सूरत बहरहाल बहुत ख़राब है। उसमें अफराद ने भी अपना रोल अदा करना। मैं कह रहा हूँ हर जगह तो डॉक्टर बारी नहीं खड़े होंगे ना जाके। नहीं, देखिए डॉक्टर बारी कोई अजूबा तो नहीं थी ना। हर इंसान के अंदर अच्छाई है, हर इंसान ये कर सकता है और हर इंसान काबिल है, उसको एहसास करना है। बात यही होती है कि हम समझते नहीं है कि कल को, मैं अपने सारे स्टाफ को कहता हूँ कि भाई पुट योर सेल्फ इन देयर बूट, मरीज़ के उस जब मेरे बच्चे को कुछ होगा और मैं कहता अभी कुछ होना चाहिए उसके लिए, वो भी तो किसी का बच्चा है जो आया है। ये एहसास तो हमारे स्टाफ को यही कह रहा होता हूँ कि जी जो आपकी तनख्वाह आती है ना, ये मरीजों की दुआओं से आती है, क्योंकि इनकी दुआ जो है ना अनडिटरप्टेड जाती है ऊपर, लेकिन खुदा इनके बदुआ मत लेना कि वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाती है। ये एहसास हो जाए ना तो फिर सारे एक अपना रोल अदा करते रहेगा ना। देखिए जो अल्लाह पे यकीन रख के करता है उसके कम में भी बरकत होती है, बेशक कम पैसे में भी बरकत होती है। लोगों का बहुत होता है, वो भी रोता रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो यही चीज़ है कि जी वो यकीन की बात नहीं है, एहसास नहीं है। एहसास पैदा करना होगा। हम सबको अच्छे लोग हर जगह हैं। अच्छा साहब, अच्छे लोग हर जगह हैं, हम बात करते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाती जो काम करना चाहते हैं? मतलब अपने पास ऐसे लोग ही क्यों रखते हैं जो बस दूसरे मायनों में अगर किया जाए थोड़ा सा अल्फाज कि आवाम की ऐसी तैसी करना चाहते हैं, उनको लेकर आ जाते हैं। वो हम देखते हैं, अगर हम जिना जाते हैं, हम सिविल जाते हैं, वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, नज़र आते हैं। कई मरतबा ऐसे केसेस सामने आते हैं कि वो, आपने जिक्र किया ना इस बात का कि आप अपने स्टाफ से कहते हैं कि यार ये देखो तुम्हारा अपना बच्चा है, या तुम्हें महसूस जिना जाएँ या सिविल जाएँ या दूसरे हॉस्पिटल में जाएँ, बात होगा तो उनकी बिहेवियर ऐसा होता है कि बंदा वैसे ही कहता है यार ठीक है मौत ही आ जाए तो अच्छा है यार। देखिए भाई, बात ये कि माशरे कोई भी सिलेक्शन गलत आदमी नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। जब आप जाते हैं लोग उसमें आ भी जाते हैं, गलत भी होते होंगे, लेकिन जनरल माशरा वो सिलेक्शन कहाँ से होता है? उसी माशरे से होता है, ठीक है ना। एक ज़माना होता था जब ये कहा जाता था कि जी कि फ़लाँ शख्स रिश्वत लेता है, ठीक है ना। आज ये हो गया है कि ये शख्स रिश्वत नहीं लेता। तो इनेतात इतना हो गया माशरे के अंदर, और उसमें हम सब का कसूर है, मतलब टीचर्स का भी, हमारा भी। ऐसा देखें ना, अगर हम लोगों ने या हमसे पहले जिसके अस्पतालों में ये जो चीज़ें नहीं हो रही, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक बिस्तर पे 2 मरीज लेटेंगे, जबकि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी बिस्तर पे लेटूँ जहाँ दूसरा मरीज लेटा हो, तो मैं भी वही हूँ जैसे वो है, इन्फेक्शन उसी से होना है। अगर मैं नहीं होता तो गवर्नमेंट ने कहा काम तो चल रहा है, कोई ऐसा शोर नहीं है मरीजों का, बिस्तर वो ठीक है, चल रहा है, बढ़े नहीं उस हिसाब से। तो अगर वो बढ़ जाते, अभी भी चैलेंज ये है, देखें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है, वो आपकी सक्सेस चैलेंज हो जाती है ना, कि आपके पास इतना लोड है, तो जहाँ भी जाए वो कहते हैं कि यार ये चलो तो बस निकलो इंडस पहुँचो। और इंडस के पास जो लिमिटेड बेड है, 300 बेड है, अब वो है, और जो भी आएगा तो वो फिर रोज़ कोई ना कोई इस किस्म का
हंगामा करना शुरू कर देते कि जी फिर इतने अब पैसे जमा कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं यार, आके देखो तो सही, बिस्तर कोई खाली है। मैं ये तो सर नहीं ये तो कर हमारी सकता ये भी हमारी कौम का एक मसला है कि ना वो सवाल उठाना ज़्यादा आसान होता है ना। मतलब कोई अगर उस स्ट्रगल को देखे, जैसे 30 साल की वो बैठ के वो देखने के लिए हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है। हम ठीक है खड़े होकर चीखना शुरू कर देते हैं। अब हम इंडस में देखते हैं, आपने भी जिक्र किया कि सिंध गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं। लास्ट आपने इमरान खान साहब के साथ भी गवर्नमेंट में मैंने हर एक के साथ काम किया। हमारा तो हम तो नॉन पॉलिटिकल नहीं यकीनन नहीं, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ कि आप कहते हैं यार ये जिम्मेदार था, इसके साथ जब मैं काम कर रहा था तो मुझे ये आसानियाँ पैदा हुई जब मैं इसके साथ कर, हर शख्स ने आपको आसानी दी होगी। आज सिंध गवर्नमेंट के साथ ये कर रहे हैं आप, तो किसके बारे में अगर हम बात करें, बिल्कुल कि यार मैं अगर इमरान खान के साथ कर रहा था तो मुझे ना ये फैसिलिटी ज़्यादा आसानी से मिल रही थी। शहबाज शरीफ साहब इस तरफ ज़्यादा कंसर्न करते हैं, वज़ीर आला साहब इस तरफ ज़्यादा देखते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कर रहे होंगे। देखिए हर गवर्नमेंट जो है ना वो ये चाहती है कि उसकी जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम हो। अब वो कुछ लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में गए, जो कि यहाँ से सिंध से भी शुरू हुआ, उसमें भी हुआ, पंजाब में भी हमने किए। कोई 8 हॉस्पिटल हमारे पास थे, ब्लड सेंटर्स भी हम चला रहे हैं। KPK का फिर हर एक की अपनी एक पॉलिसी होती है कि हम खुद के चलाएंगे, हमने खुद किया तो वो उसी पॉलिसी के तहत ही काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम अपना रोल अदा कर सकते तो हम करते रहे कि जी प्राइमरी हेल्थ। मेरा तो अब ये है कि सबसे ज़्यादा काम हमको प्राइमरी हेल्थ केयर पे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप $1 लगाते हैं तो आप $42 बचाते हैं टर्शियरी केयर में। आप शुगर कंट्रोल रखें हैं तो उसको आने की ज़रूरत ही नहीं, ना उसके गुर्दे ख़राब होंगे, ना उसके आँखें ख़राब होगी, ना उसको फालिज होगा। तो मेरे पास सबसे वाले में आएगा ही नहीं, तो आपका लोड कम हो जाएगा। अब वो हम कर नहीं रहे। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हमारी वो बहुत अच्छी बनी हुई है कि BHU है, फिर उसके बाद RSC है, फिर THQ है, फिर DHQ है, लेकिन इसका कैचमेंट डिफाइंड नहीं है कि BHU गया उसका वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ RHC आए, RHC में नहीं हो रहा तो THQ आए, THQ नहीं तो DHQ, या फिर टीचिंग हॉस्पिटल रह गया। ये निज़ाम नहीं है। इस निज़ाम को कहीं एक मॉडल हम क्रिएट करने की कोशिश करें कि ऐसा एक मॉडल बन जाए कि जब यहाँ से कोई आए और यहाँ से जब वापस जाए मैं इसको वहीं भेजूँ कि अब तुमको टाँगे निकालने मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, वहीं टाँगे निकल जाएंगे तुम्हारे। लेकिन जो मेरे पास फ्री इलाज कराने के लिए आ रहा है, लेकिन वो अपने पैसे लगा के यहाँ पहुँच तो रहा है। तो डॉक्टर साहब आप चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल में, सिस्टम नहीं है या कोई लाइन नहीं है। आप बाहर जाते हैं, आप यकीनन दीगर ममालिक में जाते हैं, वहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी हम बात करते हैं, वहाँ जो हेल्थ सिस्टम जिस तरह है, NHA की हम बात कर लें चलें, वहाँ जिस तरह काम कर रहे हैं वो लोग, हाँ कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा यार चलो यार मैं ये बनाकर आपको और मैं गवर्नमेंट को पेश करता हूँ कि यार देखें आप इस तरह का हेल्थ सिस्टम लेकर आएँ तो ये आसानी होगी आपको? देखिए जहाँ पर वो हम ये कर भी रहे हैं, देखिए कोविड में तो हम देखिए कोविड का मिसाल ऐसी थी, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो हेल्थ केयर और बेहतर हो जाता। जितनी कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी, पर नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी एक पेज पे थी। ठीक है, NCOC का मैकेनिज्म था, NCC था, सब कुछ था, और ठीक है प्रैक्टिकली पॉलिटिकली वो टीवी पे जो भी कर रहे हो, लेकिन इंटरनली एक ही चीज़ के ऊपर सब फैसले होते थे और वो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट होते थे। और जिसका दुनिया ने माना कि हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से बहुत अच्छा हैंडल किया। हाँ, कोई यहाँ से अच्छी चीज़ें हुई होंगी, कहीं पंजाब से अच्छी चीज़ें होंगी, सब मिल के एक चीज़ पे आ गए थे। तो उसका मतलब है ये हो सकता है, कौन करेगा, कोलैबोरेशन हो सकता है, उसको करना चाहिए, उसको कंटिन्यू कर देते हैं तो चीज़ें आसान। अरे मैं उम्मत के प्लेटफॉर्म से अगर आपसे एक बात कहता हूँ, चलें ये हो सकता है किसी सतह पे, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे काम जैसे हमने जिक्र किया ना, इस माशरे को संवारने में, इस माशरे को बिगाड़ने में हम सबका किरदार है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया ने तो अपना किरदार रोल ही अदा नहीं किया जिससे एजुकेशन सिस्टम ने नहीं किया। हम कहते हैं यार हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके साथ मिलके हम कहते हैं यार कोई ऐसा डिज़ाइन करें कोई, और आप कहें यार ये मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, या ये हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम NHA की नकल या NHA के हवाले से लेकर आए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, NHS की, और अब हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार ठीक है, फिर आप डॉक्टर साहब फिर आए मेरे साथ, आप बैठे हैं और आप बताएं कि यार मैं ये कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को दे भी चुका हूँ, ताकि हम भी गवर्नमेंट तक पहुँचाएं ये बात कि यार देखें ये मौजूद है ना सिस्टम, आप इसको क्यों नहीं राइज कर रहे? नहीं देखें, वो बात तो ये है कि उसको
एक निज़ाम तो बना है। NHS भी चैलेंजेस में चल रहा है, NHS के भी अपने चैलेंजेस हैं, ये जो है ना। और उसके लिए जैसे जब हम शुरू कर रहे थे तो हमारे पास यही बात थी कि यार ये आपका काम नहीं है, ठीक है, किसी से पैसे मांगने जाओगे या तुम्हारा काम नहीं है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आपने जो है ना कहना यार जन्नत में जाना मेरा ही काम है। सवाल मैंने उनसे यही सवाल किया, उनको ये कहा था कि देखें भाई बात ये है कि जो 2007 की बात है उसको पाकिस्तान को बने हुए उस वक्त 60 साल हुए थे। 60 साल में सिविल सोसाइटी ने एजुटेशन भी किया, मीडिया वाला ने बहुत कुछ लिखा है, और तोड़ फोड़ भी हो, जलाओ घेराव भी हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपने तो उसका मतलब यू हैव टू कम अप विद सम अदर सोल्यूशन, कोई अलग रास्ता हो गया। तो हमने ये कहा कि हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, और मॉडल क्रिएट करके फिर उसके बाद होगा। दूसरी बात यही थी कि मैंने कहा अल्लाह मियाँ के पास जब मैंने पहुँचना है, मुझसे अल्लाह मियाँ ने हुकूमत का सवाल नहीं करना है, मुझसे पूछना है कि तुम क्या कर सकते, तुम क्या कर सकते, तो तुमने क्या किया। तो एटलीस्ट हम ये जवाब दे सकते हमने क्या। अच्छा, इस सोच के बाद फ़ौरन गवर्नमेंट के साथ हमारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, पहले उनके कुछ थे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो या ना हो, उन्होंने कहा जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होगा ये नहीं हो सकता है, ऑटोनॉमी नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राइवेट पब्लिक से चीज़ें बढ़ी हैं। यहाँ पर हम DHQ भी चला रहे हैं, ब्लड सेंटर्स भी चला रहे हैं, पंजाब भी चला रहे हैं, कुछ हमारे दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव सोल्यूशन आया कि जी ऐसा है। तो वो यही था ना कि जी आप पॉलिसी मेकर आपसे बात करेगा, आप हर जगह टास्क फोर्स में भी बैठा, मैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी बैठा हूँ, PMDC में भी गया था, मैं फिर ड्रैप में भी गया। तो अपना जो इनपुट दे सकते थे, एटलीस्ट एक पोजिशन थी, लोगों ने काम करना शुरू किया, अपना इनपुट देना शुरू कर दिया। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। अल्लाह करे कि हमारी मतलब जो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं वो कदर करें आप जैसे लोगों की। कोशिश यही है हमारी। डॉक्टर साहब एक हम चलें आखिर की तरफ चलते हैं थोड़ा। एक सवाल ये है मेरा कि जब हम वहाँ जाते हैं अमराज की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, कैंसर जैसे मर्ज़ के लिए कोई अच्छा इदारा मौजूद नहीं है जहाँ इलाज हो सके। हम शौकत खानम की बात कर लें, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो इस हद तक आदमी नहीं पहुँच सकता। जिना है या सिविल है, वहाँ कैंसर वार्ड में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बहुत तेज़ी के साथ कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। आपके हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए क्या सहूलतें हैं और कितने फ़ीसद आप उसमें दे रहे हैं इस वक्त फैसिलिटीज़? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल में चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों के कैंसर का एक यूनिट है, डॉक्टर शामिल अशरफ ने शुरू किया था वहाँ पर आयशा मंजिल पे, चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन के नाम से। जब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो मैंने कहा यार कोलैबोरेट करके मिल के करो, चीज़ें कॉमन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको भी डायग्नोस्टिक बनानी पड़ेगी, आपको भी वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही चीज़ बन जाएगी, एक के डोनर्स वही हैं, पॉपुलेशन वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ मिल गए, हम साथ आ गए। तो इस वक्त हमारा कोई 100 बेड का चिल्ड्रन कैंसर का हॉस्पिटल चल रहा है, और उसमें तकरीबन समझे कि साल के अब 1200 नए मरीज़ आते हैं, लेकिन ज़रूरत इससे ज़्यादा है। ऑन एवरेज कोई 10,000 बच्चा कैंसर से अफेक्ट होता है साल के पाकिस्तान में, और यहाँ पर 40% को एक्सेस है। तो कराची के बाद मुल्तान में एक सेंटर आता है जो कि कैंसर का करता है, फिर लाहौर है, ठीक है, फिर KPK में भी बच्चों का कोई नहीं है, और न बलूचिस्तान में कोई है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसके डायग्नोसिस, बड़ों को कैंसर अभी नहीं है। नई बिल्डिंग जो हमारी है उसमें हमारा एडल्ट कैंसर शुरू हो जाएगा अगले 2 साल के अंदर इंशाल्लाह। वहाँ पर बंकर्स बन गए हैं, रेडिएशन भी शुरू हो जाएगी, सारी चीज़ें। चलो, तो आपके जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी, आपने पहले भी जिक्र किया इस बात का, पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है और बहुत आपके साथ डोनेशन वगैरह आपको अच्छी आती है। डोनेशन अमूमन कहाँ से, मतलब पाकिस्तानियों की तरफ से आपको ज़्यादा होती है या बाहर से आपको ज़्यादा होती है? देखिए, ज़्यादा हमारी आज से 5 साल पहले की मैं बात करूँ तो अबाउट 92% पाकिस्तान से रेज़ होती थी, और 8% में जब बाहर जाता था मैं उनको ये कहता था पाकिस्तान से आपको जो है ना, क्योंकि हम चैरिटी रजिस्टर्ड हैं पूरी दुनिया में, तो उनसे मैं यही कहा करता था कि पाकिस्तान से आपको बुरी खबरें मिलती हैं कि जी करप्शन है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन मैं अच्छी खबर लेके आया कि मेरा जो बजट है उसका 92% पाकिस्तान से रेज़ होता है, 8% बाहर से होता है। वो फिर बढ़ गया, कोई 16% बाहर से हो गया, यहाँ से हो गया। अभी
45-55 है, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन की वजह से Devaluation. डिवैल्यू हुआ हमारा पैसा, लेकिन बढ़ रहा है इस तरह से वहाँ पर। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट होती है, तो वो फंडिंग में किस हद तक सपोर्ट सिंध करती है? गवर्नमेंट की मेरा एक्सटेंसिव सपोर्ट है हमारी एक्सपेंशन में भी, और तकरीबन समझे कि हमारा 20% बजट सिंध गवर्नमेंट से आता है। इस वक्त जैसे 4 बिलियन हमको साल का वो देते हैं, उसके सिंध अंदर तो गवर्नमेंट हमारा की 12-14 बिलियन का खर्चा है हमारा। मैं वो बड़ा मतलब कह सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन शायद वो कहते हैं कि वो गा नहीं रही। हाँ मतलब वो है, लेकिन जैसे मैंने ICVD के बताया कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, जो हाँ। फ्री होती है। हाँ, और इंटीरियर्स में भी सेंटर्स बन गए, आपने कराची में भी कराची में देखेंगे चेस्ट पेन सेंटर्स बने हुए हैं, हम्म, उसका इम्पेक्ट है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें रियलाइजेशन है, अच्छे लोग आएंगे। और इसमें यह है कि मैं तो अपने साथियों को जो भी जहाँ पर भी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, उसमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं, और भी सिविल हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटली लोग कर रहे हैं उसी के अंदर। मतलब मैंने कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट वहीं चलाया पूरा, तो खुद डोनेशन से बनाया, चलाया भी खुद है, वो अभी भी चल रहा है वहाँ पर। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोग करना चाहते हैं। और जब वहाँ बाहर जाते थे यही बात होती थी कि जी पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, पाकिस्तान तो में बहुत कुछ हो रहा है। उस ज़माने में वहाँ पर उस वक्त जैक्सन के इलाके में लाइट गई थी न्यूयॉर्क में, तो वो 8 घंटे के लिए लाइट गई, तो वो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ, मतलब पैसा चोरी चाकारी हो गया। तो जब वो यही बातें कर रहे थे, जब मैंने कहा यार देखो भाई बात नहीं करो, तुम्हारे यहाँ 8 घंटे लाइट गई तो क्या हुआ, हमारे यहाँ 8 घंटे नहीं आती, ये नहीं होता। नहीं, हम आदी भी तो हो गए ना असल में। नहीं आती थी, लेकिन कोई ऐसा लेकिन नहीं ये कि बहरहाल हम अपने मुल्क से मोहब्बत है हमें, सही बात। हम अपने मुल्क के लिए खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम अभी बैठ के जब आपसे इंटरव्यू से पहले गुफ्तगू हो रही थी, तो एक जिक्र निकला था लोकल मैन्युफैक्चरिंग का, कि आपके यहाँ क्या चीज़ें बन सकती हैं या आप बनाना चाह रहे हैं, कुछ आप इंपोर्ट भी करते हैं, क्या होता है जो हम यहाँ बना सकते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप बनती बना हैं। रहे हैं, बनती हैं। देखिए आपका सियालकोट से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सियालकोट बनाता है, और दूसरों के लिए वहाँ से फिर वापस आता है। मतलब हम बना के वहाँ बेचते हैं? हाँ, मतलब जो बड़ी कंपनी एस्कोलैब्स है, ये है, वो सब यहाँ से बनती हैं, वहाँ रिफाइंड होकर यहाँ वापस आती हैं। हम यहाँ से पता नहीं 100 रुपये का बेचते होंगे, वहाँ से फिर हम 1000 का ख़रीदते हैं। हमारे से कोई 1.5 किलोमीटर आगे उधर है इंडस्ट्रियल पार्क कुरंगी में, तो वहाँ पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वो मेट्रॉनिक्स के कंज्यूमेबल्स बनाती है। तो वो वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, वो ये 1000 की चीज़ 5000 में लेते हैं। तो जब तक देखें हमारे पास जो आपको यहाँ से लेने की इजाज़त नहीं है क्या? वो तो फिर उनकी बात उनकी है ना, वो यहाँ कर नहीं सकते, उनको भेजना ही भेजना है। भेजना है, लेकिन यहाँ बन सकती है, कोई मसला नहीं है। हमने अपने तौर पर अभी हमारा काम ही देखिए, हमारा जो काम है वो बढ़ रहा है। जो पहले हमारा 10 करोड़ का बजट था, आज हमारा 57 अरब का बजट है। अभी एक्सपेंशन के बाद कितना हो जाएगा मुझे उसकी पता नहीं है, वो बढ़ता चला जाएगा। यकीनन ज़कात डोनेशन आती रहेगी, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना ज़रूरी है। और उसके अलावा उससे ज़्यादा जो है ना, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपनी चीज़ें बनाएं। क्योंकि देखें ना, इस वक्त रॉ मटेरियल जो है ना दवाइयों का, इंडिया या चाइना, ये दोनों रोक दे इंडिया, एटम बम दोनों के पास है, लेकिन दोनों को पता है कि एक दूसरे को मारेंगे नहीं, क्योंकि एक ने भी फेंका दूसरा भी तबाह हो जाएगा, साथ ही साथ। तो लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा ये रॉ मटेरियल है, वो अगर रोक दें तो आपके पास दवाइयाँ हम नहीं पहुँचेंगी। हमें सोचना चाहिए इस तरफ। इसके अनफॉर्चुनेट अभी तक किसी ने सोचा, लेकिन सोचना ज़रूरी है, और उसके लिए, और ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ख्याल है कि हमें इसमें मौजू को मज़ीद आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि सिर्फ इस मौजू के ऊपर ही हम एक दफ़ा फिर बात करें कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल बिल्कुल, और कहते हैं कि जो मैंने शुरुआत जिससे की थी, मैं आखिर भी उससे करना चाहता हूँ कि आप मरीज़ का इलाज करते हैं, और कभी जब वो मरीज़ दुआ देता है कि यार डॉक्टर बारी बस, कभी ऐसा हुआ, क्या फीलिंग क्या होती है? अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, सैटरडे को हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे अमेरिका से, डॉक्टर थे, हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कोई ट्रेनिंग के लिए।
तो मैंने कहा आप विज़िट तो करें दस, तो मैं उनको संडे के दिन मैंने उनको विज़िट कराया। वो 1-2 घंटे हमारे साथ थे, तो वो वापस जब जाने लगे तो मैंने उनको खुदाफिज़ कह दिया। वो पार्टी की तरफ मुझे भी निकलना, तो मैं फिर उनको मैंने मिल गया, उनसे बात हो रही थी, तो एकदम जब मैं कोई बात कर रहा था 2 ख़वातीन आई। मैं डॉक्टर बारी, आप डॉक्टर बारी, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपसे बात करनी थी। एक खातून वहाँ से शिकागो से आई भी थी, उनकी वालदा दाखिल थी, हमारे पास दाखिल थी। कहती बस मुझे शुक्रिया अदा करना कि मैं अफोर्ड कर सकती दुनिया में। 2 साल से मेरी माँ बीमारी में थी, किस किस को नहीं दिखाया, कहाँ नहीं दिखाया, मैं नाम लूँ तो आप हिल जाए। उसने ये कहा नाम नहीं लिए, तो और यहाँ आके डायग्नोज हुआ, अब वो सेहत बंद हो रही हैं माशाल्लाह। तो अब मेरे पास 2 मेहमान हैं जो मैं इनको विज़िट करा रहा हूँ, तो वो ख़ुद भी वो लोग परेशान, मतलब एकदम कि ये हुआ। और वो फीलिंग मैंने, जब वो चली गई मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। जब वो चले गई तो मैंने कहा ये हमारी कमाई है, ये कमाई है हमारी, ये कमाई है। और वो यही है ना कि लोग मुझसे पूछते हैं सवाल कि ये डॉक्टर साहब इतना बड़ा नेटवर्क, कोई अरबों रुपए का बजट है, 10,500 एम्प्लॉईज़ हैं, आपको नींद कैसे आती है? तो मेरा जवाब ये है कि मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता हूँ, इतनी सुकून की नींद आती है। माशाल्लाह। तो मेरा तो है नहीं, मैं कर नहीं रहा, जो ज़ात कर रही है ना वो सोती है, ना उसके पास वक्त की कमी है, ना उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, उसने कुन फयकून कहना है और हो जाना है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाए, और हकीकत ये है कि पूरे पाकिस्तान की नहीं, दुनिया भर की दुआएं आपके साथ हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नमाज में बैठ के आपके लिए आपका नाम लेके दुआ करते होंगे, उसमें एक मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरी वालदा का इलाज भी वहीं हुआ था। और ये तो मैं उस दिन मुझे कोई एक क्वेश्चन मिला मुझे, तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप, मतलब आपको पता तो नहीं होगा, चर्च में भी आपके लिए दुआ होती है। देखें, दुआ अल्लाह ताला तो सुन रहा है, बिल्कुल। मतलब अल्लाह को इसका मामला तो खैर बहुत मुख्तलिफ है, वो तो सबका रब है, हाँ, हर बंदे का रब है, वो तो हर बंदे का रब्बुल रब्बुल आलमीन है। रब्बुल तो मुस्लिमीन यकीनन अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया सब, और हमें बहुत फ़ख्र है कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते जब हम कहीं बात करते हैं तो हमारा ताल्लुक़ डॉक्टर बारी से, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाए, आपको कबूल करे और आपके काम को आगे बढ़ाए। हम सब, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आपने डॉक्टर बारी की गुफ्तगू सुनी, हमारी कोशिश यही है कि हम ना सिर्फ ऐसे लोगों को इनवाइट करें, बल्कि हम फ़ख्र महसूस करें और दुनिया को बता सकें कि हमारे पास पाकिस्तान में ये डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर अदीब रिजवी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मैं आखिर में फिर कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने एक बात का जिक्र किया था कि 87 में जिन लोगों से फंडिंग की, उनमें से अगर आप में से कोई लोग सुन रहे हों तो हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से भी उनको मिलवाएं, या हम कोई इसका आगे लेके चलें चीज़ों को। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, हमारा जो अंदाज़ है एक सिलसिला नया इंटरव्यूज़ का, वो आपको कैसा लगा, इस बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हम आपसे किसी और गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।